नमस्ते नमस्कार दोस्तों। मैं अनुज कुमार आप लोगों को VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज इंटरमीडिएट की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, इंटरमीडिएट की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसके लिए इतिहास की एक 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है इतिहास के लिए। आइए, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें 100 प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जिसमें से मात्र आपको 50 ही बनाना है, 50 ही सही करना है, 100 नहीं सही करना है, 50 ही। लेकिन तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, 100 प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि पुरातत्व के अंदर आता है, पुरातत्व के अंदर नहीं आता है, नहीं लिखा हुआ है। तो अभिलेख पुरातत्व के अंदर आता है, पुराना मंदिर पुरातत्व के अंदर आता है, सिक्के जो है पुरातत्व के अंदर आते हैं। लेकिन जो साहित्य है वह क्या है, पुरातत्व के अंदर नहीं आता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, साहित्य। इसका आंसर क्या होगा, साहित्य। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, कालीबंगा में। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, कालीबंगा में। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, कालीबंगा में। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो जो सिंधु के जो निवासी थे वह किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, इसलिए लोहा का उपयोग नहीं करते थे, लोहा का उपयोग नहीं करते थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है मेसोपोटामिया के लेख में किससे नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया के लेख में किससे नाविकों का देश कहा गया है। तो वो है मेलुहा। क्या है, मेलुहा। क्या है, मेलुहा। पांचवा प्रश्न है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, सबसे लंबे शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो सबसे लंबे शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, तो 26। हम लोग इस तरह से भी याद करते हैं कि लोहा का Fe का जो परमाणु क्रम संख्या, तो परमाणु क्रम संख्या होता है वह होता है 26, जिसे लोहा कहते हैं। Fe को क्या कहते हैं, लोहा। यह केमिस्ट्री में भी आपको काम आ जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। और इसमें प्रश्न क्या है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो उस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं 26। क्या याद रख सकते हैं, 26। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। तो हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने 1875 में रिपोर्ट दिया। कब दिया रिपोर्ट, 1875 में। कब दिया रिपोर्ट, 1875 में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7वां नंबर प्रश्न कहता है राजगाह या राजगीर
कोस्ट में क्या है, राजगीर। राजगाह को ही राजगीर कहा जाता है, राजगाह को ही राजगीर कहा जाता है। किस महाजनपद की राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वह थी मगध की। किस महाजनपद की राजधानी थी, राजगीर, तो मगध की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा, अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र जो लिखा वह थे कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चाणक्य, चाणक्य। कौटिल्य को ही क्या कहता है, चाणक्य कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाँ, 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार डायरेक्टर जनरल कौन बने, पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो R.E.M. व्हीलर। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, तो वो थे अशोक। कौन थे, अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रयाग प्रस्थ की रचना किसने की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो वो थे हरिसेन। कौन थे, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। कौन किए थे, हरिसेन ने किए थे। किसने किए थे, हरिसेन ने। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका। क्या है, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक यदि पूछे आपको तो इंडिका। कौटिल्य की रचना क्या है, कौटिल्य की रचना क्या है, तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना क्या है, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। 12वां प्रश्न क्या कहता है, तमिल संगम साहित्य में, तमिल संगम साहित्य में आनिमय, तमिल संगम साहित्य में आनिमय किसे कहा जाता था, आनिमय किसान को कहा था। तमिल संगम साहित्य में आनिमय किसे कहा जाता था, तो किसान को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, किसान को। किसे कहा जाता था, किसान को। 13वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था, तो वह था दास। वह क्या था, दास। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था, तो वह था दास। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, तो 375 से 415 ईस्वी, 375 से 415 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया, चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया, तो चीनी यात्री फाहियान जो था वह 5वीं शताब्दी में भारत आया। किसके समय में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। किसके समय में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। कब आया, तो 5वीं शताब्दी में। कब आया, तो 5वीं शताब्दी में। 17 नंबर प्रश्न क्या है,
17 नंबर प्रश्न है कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो कन्फ्यूशियस थे। कौन थे? कन्फ्यूशियस थे। चीन के महान यात्री कौन थे? तो कन्फ्यूशियस। कौन थे? कन्फ्यूशियस। 18 नंबर प्रश्न है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो देवी। किसकी स्तुति है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो अग्नि का भी है, सोम का भी है, इंद्र का भी है। तो इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। ऋग्वेद में सोम देवता का भी वर्णन है, अग्नि देवता का भी वर्णन है, इंद्र देवता का भी वर्णन है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वह गांधार। किसकी थी? गांधार की। किसकी थी? गांधार की। 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? बीसवां नंबर प्रश्न है कि अयोध्या गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो तांबा के सिक्के जारी किए थे। किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो तांबा के सिक्के जारी किए थे। 21वां नंबर प्रश्न है। 21वां नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेख, अशोक के 21वां नंबर प्रश्न है अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा अगर अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? तो 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। अगर कोई आपसे अलग इस तरह से अलग क्वेश्चन पूछ दे कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो आप कह सकते हैं जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी को। 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में? देखिए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन, शक शासक क्या है? रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो वह था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। 23वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ हुआ था? इस पे लिख देते कहीं साइड में। बुद्ध का जन्म क्या हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? यदि कोई आपसे पूछे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध, तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई? तो कुशीनगर में। कहाँ हो गई मृत्यु? तो कुशीनगर में। कहाँ हो गई मृत्यु? तो कुशीनगर में। कहाँ हो गई? तो कुशीनगर में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, देखिए प्रश्न आ गया, बौद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था ज्ञान प्राप्त? बोध गया में। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। लुम्बिनी में जन्म, यहाँ लिख देंगे। ज्ञान प्राप्ति है ना, ज्ञान प्राप्ति। लुम्बिनी में हो गया जन्म। क्या हो गया? जन्म। सारनाथ में लिखेंगे प्रथम उपदेश। क्या गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे?
क्या दिए थे? प्रथम उपदेश। वैशाली में किसका जन्म हुआ था? तो महावीर। महावीर ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं। 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं। इसकी जो मृत्यु हो गई वो हो गई, कहाँ हो गई मृत्यु हुई इसका? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। इतना प्रश्न समझ गए हम लोग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप की खोज कब हुई? सांची का जो स्तूप है उसका खोज कब हुआ? तो 1818 में। कब हुआ? 1818 में। जैन धर्म के, अब देखिए प्रश्न आ गया ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपको अब ये बताए हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। कहाँ है महावीर? है महावीर। अगर जैन धर्म का संस्थापक यदि आपसे पूछे, ये तो वास्तविक संस्थापक हो गए, आपसे यदि पूछे जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। यह प्रथम तीर्थंकर था। क्या में तीर्थंकर थे? प्रथम तीर्थंकर यदि पूछे आपको तो ऋषभदेव इसको जैन धर्म का संस्थापक कहेंगे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहेंगे महावीर को। और पार्श्वनाथ जो थे वह 23वें तीर्थंकर थे। ये थे 24वें, ये थे पहले, और ये थे क्या? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब देखिए 27वां प्रश्न क्या कहता है? अल बरूनी ने, देखिए नाम भी कह दिया इसमें, अल बरूनी ने किताब उल हिंद। अब आपका एगो प्रश्न हो गया कि किताब उल हिंद किसने लिखा? तो अल बरूनी ने किस किताब की रचना की? तो किताब उल हिंद की रचना की। किस भाषा में की? तो किस भाषा में की? तो वह था फारसी में। किस भाषा में की? तो वह था फारसी भाषा में। अल बिरूनी ने किताब इल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो फारसी में की। किस भाषा में की? तो फारसी में की। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? 28वां नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको MBT शॉर्ट नाम से हम लोग भी जान सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो वह कौन थे? फ्रांसिस वर्नियर। कौन थे? फ्रांसिस वर्नियर। आप अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री, देखिए निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? आया भारत और भारत में ही बस गया, है ना? तो निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? तो वह था मनुची। कौन था? मनुची। 31 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। पुरी उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है उसी को पुरी कहा जाता है। उड़ीसा में जो पुरी है क्या है? प्रश्न क्या है? पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ
जगन्नाथ जिसको बोला जाता है, जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? पूरे उड़ीसा के, उड़ीसा है जो उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है? पुरी है। पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ, यदि आपसे कोई पूछ ले भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, तो पुरी। तो पुरी है कहाँ? तो उड़ीसा में। तो पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? तो वह है विष्णु देवता के रूप में। कौन देवता के रूप में? विष्णु देवता के रूप में। कौन देवता के रूप में? विष्णु देवता के रूप में। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या? तांत्रिक पूजा पद्धति, जो तांत्रिक पूजा पद्धति होती है में किसकी पूजा की जाती है? तांत्रिक जो पूजा पद्धति होती है में किसकी पूजा की जाती है? तो वह है देवी की पूजा। किसकी पूजा की जाती है? देवी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो देवी की पूजा की जाती है। तैतीस नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो वो थी अंडाल। कौन थी? अंडाल। 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना की? निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना की थी? तो वह यह दोनों है। सी ऑप्शन होगा। नलयिरा दिव्य प्रबंधन और तबरम, यह दोनों ने नयनार संतों की रचना की थी। 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस देश से आए हुए, किस देश से आए हुए मुसलमान को, किस देश से आए हुए मुसलमान को ताजिका कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस देश से आए हुए मुसलमान को ताजिका कहा जाता था? तो वह है तजाकिस्तान। ताजिका, तजाकिस्तान। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मुगल सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? देखिए प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे मुगल सुल्तान, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? तो वह कौन थे? वह कौन थे? वह कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। वह कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। वह कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। हो सके इसका आंसर थोड़ा डाउट है। क्या है? डाउट है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? खालसा पंथ। देखिए क्या कहता है? खालसा पंथ। प्रश्न क्या कहता है? खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ जन्म हुआ था? पटना साहिब, जिसको पटना है, पटने में पटना साहिब। कब हुआ था? तो 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। यदि पूछ दे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो वह थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसको बनाया था? गुरु अंगद को। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गुरु ग्रंथ साहिब का
अंतिम संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इकतालीस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का क्या कहता है? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और संगम वंश की नींव डाली। संगम वंश की नींव डाली हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य की स्थापना किए? तो आप कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए। कब किए थे? तो 1336 में। कब किए थे? 1336 में। 1336 में। कब किए थे? 1336 में। सुलभ राजवंश, सुलभ राजवंश, सुलभ राजवंश, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? सुलभ जो राजवंश था उसका शासनकाल क्या था? तो शासनकाल उसका था, क्या था? सुलभ राजवंश का शासनकाल था 1485 से 1505। फोर्टी थ्री नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तालीकोटा युद्ध के बाद, तालीकोटा युद्ध के बाद, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन कर लिया? तो वह था अराविदु। कौन थे? अराविदु। कौन थे? अराविदु। 44 नंबर प्रश्न है, हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज किसने की? तो कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की। पैंतालीस नंबर प्रश्न क्या कहता है? बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी जो राज्य थी था उसका स्थापना कब हुई? तो 1347 में। 1347 में। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? जो अब्दुल रजाक था वह किस देश का राजदूत था? तो वह फारस। फारस को अभी फिलहाल में यूनान कहा जाता है। फारस को ही फिलहाल में यूनान कहा जाता है। ठीक है, तो वह फारस का था। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? तो फारस का था। सैतालीस नंबर प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? प्रश्न क्या है? विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। क्या कहा जाता था? राय। 48 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर जो साम्राज्य थे जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में स्थापना किया, जो संगम वंश था उसके जो संरक्षक देवता थे विरूपाक्ष। कौन थे? विरूपाक्ष। कौन थे? विरूपाक्ष। कौन थे? विरूपाक्ष थे। हाँ, 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विजयनगर का विट्ठल मंदिर, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो वह था विष्णु। किस देवता को समर्पित था? तो विष्णु। किस देवता को समर्पित था? तो विष्णु देवता को समर्पित था। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अमुक
माल्यद, अमुक्त माल्यद किसने लिखा? अमुक्त माल्यद किसने लिखा? तो कृष्ण देव राय ने लिखा। किसने लिखा? कृष्ण देव राय ने लिखा। अमुक्त माल्यद किसने लिखा? तो कृष्ण देव राय ने लिखा। हाँ, किस विदेशी यात्री ने सभा, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो ऑप्शन नंबर ए डिमेंगो पेस बिल्कुल ही सही है। 52 नंबर प्रश्न, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो वह है 3 खंडों में। कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में। तिरपन नंबर प्रश्न क्या कहता है? जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते? जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते? तो जिन्स ए कामिल नकदी फसल को कहते। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो नकदी फसल को जिन्स ए कामिल कहते हैं। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में ही दी गई जमीन, सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई, क्या कहलाती है? थी तो वह थी मिरास। क्या कहलाती थी? मिरास। क्या कहलाती थी? मिरास। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 55 नंबर, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहां से आया? अब बताइए। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहां से आया? इसका मतलब है कि पहले भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू नहीं था। तो बिल्कुल सही है कि नहीं था। तो भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहां से आया? तो यूरोप से आया। कहां से आया? यूरोप से आया। कहां से आया? यूरोप से आया। 56 नंबर प्रश्न है, बादशाहनामा, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। किसने लिखा बादशाहनामा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा। हाँ, 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 57 नंबर प्रश्न कहता है, आलमगीरनामा किसने लिखवाया? देखिए, लिखा नहीं पूछ रहा, लिखवाया। तो आलमगीरनामा औरंगजेब ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था आलमगीरनामा? तो औरंगजेब ने। किसने लिखवाया था? तो औरंगजेब ने। बिल्कुल सही है। 58 नंबर, तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर कहाँ के निवासी थे? तो तुर्क से आए थे। तो तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो तुर्की भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? तुर्की भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? तुर्की भाषा में हुई। 59 नंबर प्रश्न देखिए, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ है सार्वभौमिक शांति।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, अब बताइए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ ने बाबर किसे हराया था? तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। किसने हराया था? इब्राहिम लोदी को। अब आपसे कोई पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526। क्या है? 1526। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो बाबर ने। बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। कब हराया था? तो 1526 ईस्वी को। ठीक है, इस तरह समझते हैं। इकसठ नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। 62 नंबर प्रश्न, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो पांचवी रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों का अर्जी या कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ किसकी कृति है? जो आनंद मठ जो है वह किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं या हम लोग चटर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते आनंद मठ से ही लिया गया। आपसे यदि कोई पूछ दे कि सत्यमेव जयते, कोई पूछ दे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जय, आधा जो होगा जयते कहां से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ से। किसके द्वारा रचित ये आनंद मठ कृति है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून जो है किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून जो है किस पर लागू था? तो वह था जमींदार पर। किस पर लागू था? जमींदार पर। ठीक है, सूर्यास्त से पहले ही कर पहुंचा देना होता था। जो नहीं पहुंचाता था इस कानून के तहत उसका जमीन हड़प लिया जाता था। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो वह था जमींदार पर। किस पर लागू था? जमींदार पर। 65 नंबर प्रश्न क्या है? 64 नंबर का आंसर क्या होगा? जमींदार। 65 नंबर प्रश्न है, दामिने ए कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिने ए कोह का सीमांकन कब हुआ? तो सीमांकन हुआ 1832। कब हुआ था सीमांकन? 1832। कब हुआ था? 1832। 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? अमेरिका जो है उसमें भी गृह युद्ध हुआ था। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ वो कब हुआ था? तो 1861 को। कब हुआ था अमेरिका में गृह युद्ध? तो 1861 को। कब हुआ था? 1861 को। कब हुआ था? 1861 को। 67 प्रश्न क्या कहता है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892
1878 में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? 1878 में। कब पेश की गई थी? 1878 में। देखिए, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? प्रश्न क्या कहता है? बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो 1857 का विद्रोह है वह 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ और 11 मई दिल्ली को पहुंच करके सब लोगों ने मिल करके बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए कहा गया। और 11 मई, उत्तर क्या होगा? 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न क्या है? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगाकर, मतलब अच्छा से शासन नहीं चल रहा है, मतलब कुशासन है, अव्यवस्था है। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को कब अंग्रेजों ने कब अवध का अधिग्रहण कर लिया? सुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण मतलब कब्जा कर लिया तो था 1856। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। सत्तर नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 के बाद 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 71 प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? देखिए 71 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई है? वह थी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। बहत्तर नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। 73 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो वह थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। चौहत्तर नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने 1857 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना तो वह थे जेम्स आउट्रम। वह कौन थे? जेम्स आउट्रम। वह कौन थे? जेम्स आउट्रम। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि जो कारतूस था उसको दांत से काटकर ही लगाया जाता था बंदूक में, तो वह चर्बी वाला जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाने की अफवाह के कारण ही यह 1857 का विद्रोह हुआ था। चर्बी वाले कारतूस। गेटवे ऑफ इंडिया। देखो ये प्रश्न आपको थोड़ा लगेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या इंडिया गेट तो नहीं पूछ रहा है, इसीलिए यह प्रश्न आपको दिया जाता है बार बार। प्रश्न कोई भारी प्रश्न नहीं है, लेकिन तब पर भी इसको भारी समझ लेते हैं हम लोग। गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में है। अगर इंडिया गेट पूछे तब कहेंगे कि दिल्ली में, इसीलिए पूछ रहा है कि आपके माइंड में कहीं इंडिया गेट तो नहीं चल रहा है। आपके माइंड में यदि इंडिया गेट चलता होगा तो जल्दी जल्दी में आप ए ऑप्शन देंगे, टिक मार के निकल जाएंगे, वो आपका गलती आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए समझदारी से काम लीजिए और धैर्य बना करके एग्जाम दीजिए। हर बनाने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप लोग धैर्य बना के स्थिरता से माइंड को कंसंट्रेट करके जब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पूछ रहा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। कहाँ है? बॉम्बे, जिसको अभी मुंबई कहा जाता है। 77 प्रश्न, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? देखिए इसमें दो प्रश्न हैं। एक है संपूर्ण भारत की जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया, तो वह था 1872। ठीक है, लेकिन यदि कहे आपसे कि भारत में नियमित जनगणना कब से 10 साल पे होती है जनगणना, कब से हो रही है, तो उसका आंसर हो जाता 1881। लेकिन यहां कह रहा पहला प्रयास, तो 1872। यदि कहता कि कब से लगातार होती आ रही है, फिलहाल तो 2020 से, जो 2021 में होना था वो 2021 से अभी तक नहीं हुआ है। 11 के बाद 21 होता नहीं हुआ है इस कोरोना काल के कारण। तो संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो 1872 में। और नियमित जनगणना जो होती है, नियमित जनगणना होती है वह कब से होती है? 1881 से। इसीलिए देखो 2011 में भी हुआ था, 2021 में होता, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया। ठीक है, अठहत्तर नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो सर्वे नक्शा तैयार करने के लिए। क्यों की गई? नक्शा तैयार करने के लिए। क्यों की गई? नक्शा तैयार करने के लिए। 79 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, उसके भी राजनीतिक गुरु थे, वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए, 1915 में भारत आए, तो इसके राजनीतिक गुरु जो थे वो कहे थे कि आप पहले पूरे भारत को घूमिए, भारत को समझिए, उसके बाद ही आप राजनीतिक में आइए। ठीक है, तो इसके जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 80 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हाँ, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो वह थी अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट 1916। 1916 यहीं इसी लखनऊ अधिवेशन में, इसी लखनऊ अधिवेशन में जो हुआ था, लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। यहीं महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले। तो राजकुमार शुक्ल जो इससे मिले, तो राजकुमार शुक्ल उस समय महात्मा गांधी जी कोई खास नेता नहीं थे, न बड़े न उतने बड़े भी नहीं थे, नॉर्मल से थे। लेकिन जब यह चंपारण की समस्या सुनाने के लिए वो गए, बड़े बड़े नेता के पास गए राजकुमार शुक्ल, वहीं पे लखनऊ अधिवेशन में, लेकिन आने से सब इनकार कर दिए। तब महात्मा गांधी जी को कहे तो आने के लिए राजी हो गए, और उसी से चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी फेमस हो गए। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर, अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर, देखिए अब जब 1916 में महात्मा गांधी जी को बुला करके ले गए चंपारण, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। और 1954 में देखिए ऑप्शन कितना अच्छा दिया है। 1916 है, इसमें बुलाने के लिए गए, बुलाने के लिए गए। यह कहाँ था? लखनऊ अधिवेशन। कहाँ था? लखनऊ अधिवेशन। क्या था ये? 1916 लखनऊ अधिवेशन। और 1917 चंपारण सत्याग्रह, आप लोग भी पहले से जानते होंगे लेकिन तब पर भी लिख देते हैं। 1918 कपड़ा मजदूर मिल हड़ताल, जो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का जो आंदोलन था वह 1918 में था। और 1919 तो हम लोग जानबे करते हैं, क्या कहे, काला कानून, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया, और साथ ही असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के कारण ही इसको स्थगित कर दिया गया। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 85 नंबर। निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो साइमन कमीशन के कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, जितने भी 7 के 7 अंग्रेज सदस्य थे। इसीलिए इसे भारत में विरोध किया गया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया और भारत आगमन हुआ 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन के समय ही लाला लाजपत राय को विरोध करते समय लाठी लगने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, छियासी नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 में लाहौर में। कहाँ हुआ था? 1929 लाहौर में। 87 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसी समय गोलमेज, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने की संभावना थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिल्यू कहाँ की थी? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिल्यू कहाँ की थी? तो वह कहाँ की थी? तो मणिपुर की। कहाँ के थे? मणिपुर के। 89 नंबर प्रश्न क्या है? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो अगस्त 1932। अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? अगस्त 1932। अगस्त 1932। 90 नंबर प्रश्न, 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया? तो होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि 1940 से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 तक ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि उस समय से अध्यक्ष की चुनाव नहीं हुई थी, इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ही 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब अंतिम के हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं, 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 91 नंबर जो प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो वह कहाँ किए थे? सिंगापुर में। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसका सदस्य था एबी अलेक्जेंडर, एस्थोपेन, क्रिस, सर पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड बेबल जो थे इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? देखिए इंपॉर्टेंट बात, क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। कब किया था? फरवरी 1947 को। फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो वह कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो वह है कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की 95 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 96 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान सभा का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1949 में। संविधान सभा का निर्माण कब पूरा हुआ? तो वह हुआ था 1949 में। 97 नंबर प्रश्न, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो आरबी धुलेकर। अंतिम स्लाइड है आज के लिए, न्यू इंडिया। आपसे यदि कोई पूछे न्यू इंडिया
अखबार किसने प्रकाशित किया? न्यू इंडिया अखबार किसने प्रकाशित किया? तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो एनी बेसेंट। यहाँ दोनों पूछ दिया है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो एनी बेसेंट। किसने किया? तो एनी बेसेंट। आज का अंतिम और सबसे अच्छा प्रश्न है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो अब्दुल गफ्फार खां, उसको ही खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है। देखिए अभी का जो प्रश्न पूछा जाता है, अभी का जो पहले की तरह वो पैटर्न नहीं है जो इजी इजी क्वेश्चन पूछ दे। अभी का जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है, समझने में टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए आज का समय यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।